So, good morning to you all. Today we are going to start the application of determinant. Application of determinant में हमारे पास जो टॉपिक आता है that is solution of system of linear equations using determinant. Solution of system of linear equations using determinant या इसको हम लोग बेटा कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, या इसको बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। मतलब क्या है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है बेटा कि हमारे पास मोर देन वन लीनियर इक्वेशन होती है एंड इट इज इन मोर देन वन वेरिएबल। सो लेट अस कंसीडर हमारे पास a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, ये एक लीनियर इक्वेशंस है। सेकेंडली a2x plus b2y plus c2z is equals to d2 and third equation is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। इस तरह से बेटा हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं इन थ्री वेरिएबल्स x, y and z where a1, b1, c1 and d1, similarly a2, b2, c2, d2, a3, b3, c3 and d3 are constants। ये हम लोगों के पास कुछ कांस्टेंट्स हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10th क्लास में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, लेकिन वहां पे हमारे पास होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास थ्री वेरिएबल में और मोर देन टू लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं और जो मेथड अप्लाई करते हैं दैट मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड में हम लोग किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कैपिटल A एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जो यहाँ पर x, y और z के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज a1, b1, c1, उसके बाद a2, b2, c2 एंड a3, b3 और c3। इस तरह से कैपिटल A एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ x, y, z के कोफिशिएंट्स की होते हैं। और एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल गिवन ना हो, लेट अस सपोज किसी इक्वेशन में x नहीं गिवन है या किसी इक्वेशन में y नहीं गिवन है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट को जीरो कंसीडर करके इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक मैट्रिक्स कैपिटल X कंसीडर करनी होती है और कैपिटल X मैट्रिक्स होती है हमारे पास x, y और z की, यानी कि जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं उन वेरिएबल के कलेक्शन की मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं। और एक मैट्रिक्स कैपिटल B होती है जिसको हम लोग D1, D2 और D3 वैल्यू देते हैं। और ये D1, D2, D3 क्या आता है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट होते हैं उसको कंसीडर करके ली जाती है। एक बार याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, मान लीजिए ये D1, D2, D3 इक्वल टू के दूसरी साइड पे है, तो पहला काम ये होना चाहिए कि ये D1, D2, D3 राइट हैंड साइड पे लेके आनी है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आनी है, सो दैट वेरिएबल सारे एक साइड पे हो जाएं और ये कांस्टेंट एक साइड पे हो जाए। और उसके बाद कैपिटल A मैट्रिक्स कंसीडर करनी है x, y, z के कोफिशिएंट्स की, कैपिटल X मैट्रिक्स कंसीडर करनी है स्मॉल x, y, z जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल B मैट्रिक्स कंसीडर करनी है D1, D2 और D3। और उसके बाद बाय मैट्रिक्स मेथड जब हम लोगों ने सॉल्व करना होता है तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास ये Ax इज इक्वल्स टू B होता है, जब A मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशंस आएगी और B मैट्रिक्स A, और इन दोनों को इक्वेट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशंस आती हैं। So these equation will be represented in the form of matrices by Ax is equals to B। अब इसके बाद हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि A इनवर्स इनटू A कैपिटल A X is equals to A इनवर्स इनटू B। तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू क्या आती है, A इनवर्स इनटू B, and this is known as मैट्रिक्स मेथड। बेटा यहाँ पे ये शो करने की जरूरत नहीं होती है कि हम लोगों ने प्री मल्टीप्लाई किया, सीधी सी बात है Ax इक्वल्स टू B, तो कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B कंसीडर करेंगे। अब A इनवर्स इनटू B कंसीडर करना है तो A इनवर्स का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, कैपिटल X इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, ये था A इनवर्स का फार्मूला, और उसके साथ B मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना।
और जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नेचुरल सी बात है यहाँ पे भी हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर आएगा, और ये कैपिटल एक्स तो ऑलरेडी मैट्रिक्स की फॉर्म में है ही है हमारे पास, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखेंगे, और जब दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाती है। तो एक बार याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन स्पेशली लिखा होता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, कोई भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मेथड जो नेम चलता है वो मैट्रिक्स मेथड करता है। सो पेपर में अगर लिखा होगा यू हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, आपने क्या करना है कैपिटल X इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b करके कैपिटल X की वैल्यू आप लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। बट बिफोर फाइंडिंग आउट आप लोगों ने इस तरह से मेंशन जरूर करना है कि कैपिटल A क्या है, कैपिटल B क्या है और कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करता है। अब इसको सॉल्व करने के चक्कर में बेटा हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। अब ये कंडीशंस क्या आती हैं? सबसे पहली बात, पहली कंडीशन क्या आती है, कैपिटल A इज नॉन सिंगुलर। अगर कैपिटल A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट A डिनोमिनेटर में है, अगर डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। याद कीजिए 10th क्लास में भी हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करते थे, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, बट इसकी कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए तो कंसिस्टेंट होती है। अब सेकंड पार्ट होता है इफ कैपिटल A इज सिंगुलर। कैपिटल A हमारे पास अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा एक बार याद रखिए, अगर डिटरमिनेंट A 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गई, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके फर्दर हमारे पास दो केस होते हैं। फर्स्ट केस इफ एडजॉइंट A into B is not equal to 0। मान लीजिए डिनोमिनेटर 0 आ गया लेकिन एडजॉइंट A into B 0 नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट and have no solution, उस केस में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और बी पार्ट क्या आता है कि इफ एडजॉइंट A into B is equals to 0। अब यहाँ देखिए केस कंसीडर कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट A 0 है, तो पहली बात ये है कि न्यूमरेटर 0 ना हो तो नो सॉल्यूशन, लेकिन अगर न्यूमरेटर भी 0 आ गया तो चेक करिए कैपिटल A की वैल्यू 0/0 होती है। 0/0 की फॉर्म में हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये कंडीशनली कंसिस्टेंट है, 0/0 की फॉर्म में आ गई, देन कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट होती है, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं, हम लोग कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल है उसको k कंसीडर कर लेते हैं। जब k कंसीडर कर लिया तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास दो वेरिएबल में रह जाती है, और वो दो वेरिएबल्स की इक्वेशन हम लोग 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मींस टू से कि अगर आपके पास कंसिस्टेंट है तो आपने इस मेथड से फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स मेथड, अगर इनकंसिस्टेंट है तो सीधा लिख देना नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट A into B भी 0 आ गया यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई तो कंडीशनली कंसिस्टेंट हो जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी एक वेरिएबल को कंसीडर करके k कंसीडर कर लेते हैं समथिंग कांस्टेंट, और उसके अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शनल पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटरमिनेंट या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हमारे पास है, दैट इज एक्सरसाइज 4.6। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ है 2x minus y is equals to 5 and x plus y is equals to 4। ये इक्वेशंस हैं और हम लोगों को ये कहा गया है यूजिंग डिटरमिनेंट वी हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। वैसे अगर 10th क्लास का मेथड लगाएं तो देखिए a1 over a2 is not equals to b1 over b2, हम लोगों को पता है कि ये कंसिस्टेंट है, बट डिटरमिनेंट के मेथड से किस तरह से चेक करना है देखिएगा। लेट कैपिटल A is equals to 2 minus 1 1 and 1, capital X is equals to xy and capital B is equals to 5 and 4।
अब यहाँ चेक कीजिए, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो पहले इस मैट्रिक्स कैपिटल ए जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिंपली इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देखिए 2 + 1 इज इक्वल टू 3 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधी सी बात है, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है। वी आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड आउट एनी फर्दर थिंग, ना एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना, ना एडजॉइंट ए इनटू बी फाइंड आउट करना। इसी तरह से लेट अस कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन मेरे पास है 5x - y plus 4z is equals to 5. After that 2x plus 3y plus 5z is equals to 2. Then 5x minus 2y plus 6z is equals to -1. ये तीन इक्वेशंस हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल ए फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल ए हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 4 2 3 5 then 5 - 2 and 6। अब यहाँ चेक कीजिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे हैं x y z के। अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करके देखते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ए r1 से एक्सपेंड करता हूँ, 5 × 3 5 - 2 6, उसके बाद +1, क्योंकि ये -1 है और सेंटर में माइनस का साइन एक और आएगा तो अल्टीमेटली ये +1 हो जाएगा। सो इट विल बी 2 5 5 and 6, 2 5 5 and 6 and then plus the 4, this is 2 3 5 and -2। अब इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं मैं। ये मेरे पास क्या आता है, दिस इज 5 × 18 plus 10 plus 1 × 12 minus 25 plus 4 × -4 minus 15। यह आता है 5 × 28 and this is -13 plus 4 × -19। 28 5 का 140, ये माइनस का 13 -76। 140 में से 89 माइनस करते हैं बेटा जी, ये आ जाता है 51 which is not equals to 0। clearly determinant is not equals to 0, hence consistent। इसका मतलब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट आ जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम आएगा। चेक कीजिए, now I am going to discuss question number, let us consider third question। देखिए जरा यहाँ, अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है x 2x then 3y प्लस का 6y, here it is 5, here it is 8। 10th क्लास का मेथड अगर लगाएं तो a1/a2 is equals to b1/b2 not equals to c1/c2, यानी कि पैरेलल लाइन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से करेंगे। सो कैपिटल A इज इक्वल्स टू, देखिएगा कैपिटल A 1 2 3 6, क्लियरली डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है। अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो इसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एडजॉइंट A इनटू B की। एडजॉइंट A इनटू B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ एडजॉइंट A, और बेटा याद कीजिए एडजॉइंट A के लिए हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। और कोफैक्टर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है कि जब 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है ना, ये दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये इट विल बिकम 6 1, और उसके बाद जो ये दूसरे टर्म्स हैं इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी -2 and -3, इनके साइन चेंज कर देंगे। समझ गए? जब 2/2 मैट्रिक्स का हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, पहले डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, दूसरे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं करना है एंड उनके साइन जो है हम लोगों ने चेंज कर देंगे। ठीक है जी, डायरेक्टली आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर कोई बात, a11 फाइंड आउट कीजिए, a12 फाइंड आउट कीजिए, a21 फाइंड आउट कीजिए एंड a22 फाइंड आउट कीजिए।
तो आपके पास यहाँ -1 की पावर 2 हो जाएगा और a11 के अकॉर्डिंगली 6, देख लीजिए 6 रह गया। उसके बाद a12 के अकॉर्डिंगली -1 की पावर 3 और एलिमेंट मेरे पास आ जाता है 2, इट विल बी -2। आफ्टर दिस a21 -1 की पावर 3 और यहाँ 3 आ जाएगा, इट इज -3, a22 -1 की पावर 4 एंड इट विल बिकम 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो एडजॉइंट a यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, एडजॉइंट a इज इक्वल टू 6 -2 -3 एंड 1 इसका ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे देखिए 6 -2 -3 और 1 यहाँ पे देख लीजिए सेम आ गया है। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, ये डायगोनल को इंटरचेंज नहीं करना लेकिन इनके साइन चेंज कर देंगे। चलिए एडजॉइंट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, अब बात करते हैं एडजॉइंट a into b। इट implies adjoint a into b, so it will become, ये हो गई एडजॉइंट a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 और 8, 5 and 8 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, दिस विल बी 6 5 30 minus 24 और दूसरा -2 -10 plus 8 and this is equals to 6 और -2। अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट a into b is not equals to 0, डिटर्मिनेंट a 0 आ गया था यानी कि न्यूमरेटर 0 नहीं आया, डिनोमिनेटर 0 आ गया है, hence given system is inconsistent। तो यानी कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो एडजॉइंट a to b फाइंड आउट करना है चेक करने के लिए whether the system of equation is consistent or inconsistent। अदरवाइज क्या है कि सिर्फ डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा that the given system is consistent or inconsistent। ठीक है बेटा जी। Now for this 13th question, सबसे पहले let capital A is equals to, कैपिटल A सिर्फ कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 1 3 3 -2 -1 3 1 and -2। कैपिटल X कंसीडर करते हैं x y z और कैपिटल B कंसीडर करते हैं जो राइट हैंड साइड पे है, दैट इज 5 -4 and 3, so that इस तरह से लिखना बेटा, so that ax is equals to b and it implies capital X is equals to a inverse into b, a inverse into b, this is equation number 1। अब a inverse into b है तो बेटा सबसे पहले हम लोग a inverse फाइंड आउट करेंगे और a inverse फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a बेटा फाइंड आउट करना है या तो आप कोई कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए सेपरेट, सारे के सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, या मैं डायरेक्टली, देखिए अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन करके यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और एक बार याद रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये साइन जरूर कंसिडर करने हैं हम लोगों को। चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट का कंसिडर करता हूँ इसके अकॉर्डिंग 4 + 1, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। चेक कीजिए एडजॉइंट A कोफैक्टर जो पहला है मेरे पास 5 आ जाएगा। अब दूसरा कोफैक्टर इसके अकॉर्डिंगली -2 -3 माइनस का 5 और ये बाहर वाला माइनस, इस तरह से लिखेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस विल बिकम प्लस का 5। ये देखिए मैं डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अब 3 से -1 + 6 प्लस का 5 और यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो ये मेरे पास प्लस का 5 ही रह जाएगा। अब इसके बाद सेकंड रो के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो सेकंड रो में हमारे पास क्या बनता है इसके अकॉर्डिंगली -6 + 3 -3 आ जाएगा और ये माइनस की वजह से फिर ये प्लस का 3 बन जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंगली 2 × -2 -4 और ये -9 -13 आ जाएगा और बाहर प्लस का साइन है तो अल्टीमेटली प्लस माइनस इज -13। देन इसके अकॉर्डिंगली -2 and -9 माइनस का 11 और बाहर हमारे पास माइनस का साइन है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस इसके अकॉर्डिंगली 3 + 6 9 और ये प्लस की वजह से इट विल बिकम प्लस का 9, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज -1 के पढ़ेंगे 2 -3 -1 और ये माइनस साइन की वजह से फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा। आफ्टर दिस लास्ट टर्म -4 -3 इज -7 और प्लस माइनस फिर से माइनस ही रह जाएगा, इट विल बी -7। अब इसके बाद हम लोग वहां पे क्योंकि ट्रांसपोज का साइन है तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। इट एम्प्लाइज एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू 5 5 5 3 -13 11 9 1 एंड -7। ठीक है जी, ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। अब एक बात और बेटा, मैंने थोड़ी सी लिटिल बिट जल्दी कर दी है। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तब हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया फिर हमारी प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है। सो पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है आपने, उसके बाद ये चीजें कीजिएगा। मैंने जल्दी में पहले एडजॉइंट A फाइंड आउट कर दिया, बट इट इज एडवाइजेबल टू यू कि पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट कर दिया। चलिए यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, 2 into 4 plus 1 डायरेक्टली कर लेता हूं मैं, 4 plus 1, उसके बाद -3 into -2 -3 -5 plus 3 into 1 minus plus 6 -1 plus 6 5, so it will become 5 2s are 10 plus 15 plus 15, so ultimately it will become 40 which is not equals to 0, hence inverse exists। देखिए डिटर्मिनेंट इसका 40 आ गया है, डिटर्मिनेंट 40 आ गया है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे hence inverse exists, उसके बाद फिर हम लोग ये एडजॉइंट फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। बाई चांस मैंने पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, बट बेटर है कि पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो इट एम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B था, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A इनटू B, यानी कि X Y Z इज इक्वल्स टू 1 ओवर 40 और एडजॉइंट A कितना था, ये वाला, दिस इज 5 5 5 3 -13 11 9 1 एंड -7 और मल्टीप्लाई बाय B हमारे पास क्या था, 5 -4 एंड 3, सो इट विल बी 5 -4 एंड 3। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहां सॉल्व करना बेटा मैं इस तरह से लिखेंगे, x y z इज इक्वल्स टू 1 ओवर 40 इनटू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिखूंगा 5 5 is 25 minus 12 plus 27, 25 minus 12 plus 27, after this 25, then minus 13 into -4 plus का 52, and then 1 3 are 3, उसके बाद 5 5 का 25, then 11 4 are -44, and then -7 into -3 -21। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, इट एम्प्लाइज x y z इज इक्वल्स टू 1/40 into 25 plus 27 52, 52 minus 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, so it will be 40, 25 plus 52 77 plus 3 80, 25 minus 44 माइनस का 19 और -21 माइनस का 40, और जब ये 40 अंदर हो जाएगा डिवाइड, इट एम्प्लाइज x y z इज इक्वल्स टू 1 2 एंड -1। और बेटा अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 11th क्वेश्चन यहाँ पर 11th क्वेश्चन, here it is given that 2x plus y plus z is equals to 1, then x minus 2y minus z is equals to 3/2, and after that 3y minus 5z is equals to 9।
और बेटा जी यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। अब देखिएगा, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 1 -2 -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ x वाली कोई टर्म नहीं है। अगर x वाली कोई टर्म नहीं है तो मैं इसको 0x कंसीडर कर लेता हूँ, सो दैट आई कैन राइट इट हियर 0 3 एंड -5। यही चीज इसमें ध्यान में रखने वाली बात है। अगर कोई भी वेरिएबल आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो आपने उस वेरिएबल को 0 कंसीडर कर लेना। उसके बाद कैपिटल X फिर से वही x y z एंड कैपिटल B क्या हो जाएगा बेटा जी, राइट हैंड साइड वाली टर्म 1 3/2 एंड 9। ठीक है जी। सो दैट इस तरह से फिर से वही क्वेश्चन सारे का सारा, सो दैट ax is equals to capital B, it implies capital X is equals to A inverse into B। और इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल से वही बात, सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालना है। अगर डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो फिर फर्दर हम लोग क्या है, एडजॉइंट A निकाल लेंगे, A इनवर्स निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। सो रिमेनिंग क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है। सो मान लीजिए, चलिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए डिटरमिनेंट A, फर्स्ट रो से मैं फाइंड आउट करता हूं, 2 * 10 + 3, उसके बाद -1 * -5 और उसके बाद 1 के साथ करेंगे 3 रह जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 2 * 13 + 5 + 3, ये आता है 26 + 8 that is 34, which is not equals to 0। डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं आया है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बेटा इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और जब एडजॉइंट A फाइंड आउट करना है, अगेन डायरेक्ट शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं। अब की बात, सबसे पहला मेरे पास टर्म आ जाएगी सॉल्व करके 13, क्योंकि वहां पे 13 हम लोगों ने निकाला हुआ है। 13 सेकंड टर्म हमारे पास आई थी -5, लेकिन सेंटर वाले माइनस साइन की वजह से प्लस का 5। थर्ड टर्म इसी तरह से 3। आफ्टर दिस नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली -5 -3 8 माइनस का, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि सेकंड लाइन में माइनस साइन आता है। आफ्टर दिस इसके अकॉर्डिंगली -10, तो ये सेंटर में हमारे पास क्या हो जाएगा फिर -10। इसके अकॉर्डिंगली 6, तो बाहर -6, क्योंकि सेंटर वाली लाइन में माइनस प्लस माइनस लगता है। अब इसके अकॉर्डिंगली -1 + 2 प्लस का 1, देन नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली -2 -1 -3, यहाँ पे -3 आएगा, लेकिन सेंटर में प्लस का साइन माइनस का साइन होता तो ये प्लस का हो जाएगा। और लास्ट -4 और -1 माइनस का 5 हो जाएगा। और उसके बाद बेटा इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट A इक्वल्स टू 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। तो A इनवर्स इट इम्प्लाइज, अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, x y z इज इक्वल्स टू 1/34, क्योंकि डिटरमिनेंट आया था 34। और इसके बाद ये 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5, और इसके साथ B मैट्रिक्स 1 3/2 एंड 9 1 3/2 एंड 9। और उसके बाद बेटा जी इसको हम लोग सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ये तीनों की तीनों वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, हो सकता है प्लस माइनस में आ जाए। योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीपल। ठीक है बेटा।